नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, त्रासदी है और लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व है, औदात्य सिद्धांत है, उदात्तीकरण है। इनको हम पढ़ेंगे, इन तीनों को हम समझेंगे, इनके प्रश्नों की शैली को समझेंगे और धैर्य से यदि हम इस कालांश को देखते रहे तो निश्चित रूप से हमें इससे बहुत फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है। पहला प्रश्न है त्रासदी। त्रासदी को ही हम समझेंगे। त्रासदी क्या है? अरस्तु ने ये कहा है कि काव्य के तीन रूप हैं, त्रासदी है, कॉमेडी है और इपिक है। तो त्रासदी दुखांत नाटक को कहते हैं और कॉमेडी जो है वो सुखांत नाटक को कहते हैं और इपिक महाकाव्य को कहते हैं। तो त्रासदी एक नाटक से संबंधित है, काव्य जो है वो नाटक के रूप में ही हमें मानना है उसको। कि त्रासदी संबंधी अरस्तु की मान्यताओं के विरुद्ध कथन है, यानी अरस्तु ने जो त्रासदी से संबंधित मान्यताएं दी हैं, उनसे संबंधित जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उसमें कौन सा असंगत है, कौन सा उनकी मान्यताओं के विरुद्ध कथन है। पहला है कि त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है, यानी तीनों सिद्धांत इनके आपस में मिले हुए हैं, अनुकरण, त्रासदी और विरेचन। यानी त्रासदी का उद्देश्य ही विरेचन होता है और अनुकरण जो है वो भी इससे जुड़ा हुआ है। कहता है कार्य व्यापार जो होता है उसका अनुकरण है त्रासदी। त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण होता है। त्रासदी यानी दुखांत नाटक। यह कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण और विस्तृत भी होता है। त्रासदी की भाषा लय, सामंजस्य और गीत आदि से संबंधित होती है। यानी त्रासदी की भाषा यानी दुखांत जो नाटक होता है उसकी भाषा लय, सामंजस्य और गीत आदि से संबंधित होती है, क्योंकि नाटकों में गीत तो होते ही हैं। चौथा कथन है त्रासदी के कार्य व्यापार वर्णय होते हैं, अभिनय नहीं। तो देखिए ये प्रश्न कथन गलत हो गया है, विरुद्ध हो गया है। क्यों? क्योंकि अभिनय नहीं। अभिनय क्यों नहीं होगा भाई? नाटक है। त्रासदी क्या है? दुखांत नाटक है और नाटक में तो अभिनय है ही, तो अभिनय नहीं। तो ये कथन जो है वो विरुद्ध हो गया, गलत हो गया। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुसार त्रासदी के द्वारा निम्नलिखित में से किन मनोविकारों का उद्रेक कर उनका उचित विरेचन किया जाता है। अब देखिए इसमें आ गया कि किन मनोविकारों का। त्रासदी का काम है मन के विकारों का उद्रेक करती है और फिर उसके माध्यम से भावों का विरेचन करती है। तो इसमें कहा है किन मनोविकारों का उद्रेक कर उनका उचित विरेचन किया जाता है। देखिए करुणा और त्रास, लोभ और प्रीति, ईर्ष्या और घृणा, क्रोध और भय। तो इसमें करुणा और त्रास है। त्रास का से ही त्रासदी बना है। त्रास का अर्थ होता है भय और करुणा का मतलब होता है दया, दया और भय। और इसमें त्रास जो है वो मूल है, त्रास मूल है। त्रास के माध्यम से ही करुणा उत्पन्न की जाती है और फिर जो है इनका विरेचन किया जाता है। यानी त्रासदी का उद्देश्य होता है भावों का विरेचन करना। अच्छा, विरेचन क्या होता है? विरेचन होता है शरीर से बाहर निकालना। विरेचन, रेचन यानी बाहर निकालना। अरस्तु के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी अरस्तु के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है त्रासदी के मूल भाव त्रास और करुणा होते हैं। ये तो सही है, हमने पढ़ लिया इसके। वे त्रासदी और महाकाव्य दोनों को ही श्रेष्ठ प्रतिपादित करते हैं। त्रासदी और महाकाव्य दोनों को ही श्रेष्ठ प्रतिपादित करते हैं। कितने बताए? 3 बताए हैं, त्रासदी, कॉमेडी और महाकाव्य। तो त्रासदी ट्रेजेडी बोलते हैं उसको, और कॉमेडी जो हास्य व्यंग प्रधान होता है और सुखांत नाटक होता है उसको कॉमेडी बोलते हैं, दुखांत होता है उसको त्रासदी या ट्रेजेडी बोलते हैं, और इपिक होता है महाकाव्य। तो त्रासदी और महाकाव्य को दोनों को ही श्रेष्ठ इसने बताया है। तीसरा कथन है त्रास और करुणा के भावों को पहले उद्बुद्ध, बाद में इनका विरेचन कर मानव मन का परिष्कार करना त्रासदी का मुख्य उद्देश्य है। ये मैंने पहले बता दिया, त्रासदी का उद्देश्य होता है विरेचन करना। यानी पहले तो इन भावों को जगाया जाता है, त्रास और करुणा को, भय और दया को उद्बुद्ध यानी जागृत किया जाता है। बाद में इनका विरेचन कर मानव मन का परिष्कार करना त्रासदी का मुख्य उद्देश्य है।
वे त्रासदी के नायक के लिए पूर्णतः साधु और सदाचारी होने की बात करते हैं, तो ये कथन गलत हो गया। यानी त्रासदी का जो नायक है, जो दुखांत नाटक का नायक है, वो पूरी तरह से साधु और सदाचारी कैसे हो सकता है, तो ये गलत है। ये देखिए प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया, त्रासदी का यदि प्रश्न आएगा तो उसके अंगों से संबंधित आने की पूरी संभावना है। अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं, तो वो 6 अंग हैं। यानी त्रासदी के कितने अंग स्वीकार किए हैं? 6 अंग जो है वो स्वीकार किए हैं, जिनमें कथानक है, चरित्र है, विचार है और पदावली है, भाषा भी कह सकते हैं, गीत है और दृश्य विधान है। देखो कथानक है, चरित्र है, विचार है, ये 3 तो महत्वपूर्ण होते हैं, यानी मुख्य माने गए हैं, और पद, गीत और दृश्य विधान ये 3 और अन्य हैं। तो कुल 6 अंग त्रासदी के स्वीकार किए हैं, कथानक, चरित्र, विचार, पद, गीत और दृश्य विधान। तो इनमें कथानक, चरित्र और विचार को 3 को ज़्यादा महत्व दिया है और सबसे महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया है कथानक को। ये ध्यान में रखा है, प्रश्न आया हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कथानक को माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है। दृश्य विधान, पदावली, भाषा, परिष्कार अनुकरण के विषय हैं। पदावली, गीत, चरित्र अनुकरण के विषय हैं। भाषा परिष्कार, दृश्य विधान और कथानक अनुकरण के विषय हैं। कथानक, चरित्र व विचार अनुकरण के विषय हैं। तो इसका उत्तर आएगा ये, मैं पहले बता चुका, कथन, चरित्र और विचार 3 को महत्व दिया है, 3 अनुकरण के विषय माने गए हैं। 3 अनुकरण के विषय माने गए हैं। त्रासदी के 6 अंगों में कथानक, चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं। उपयुक्त कथन कौन सा है? उपयुक्त कथन ये है। कुल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। 6 में से 3 को अनुकरण का माना है, कथानक, चरित्र और विचार को, और सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है वो है कथानक। देखिए इसमें प्रश्न आया हुआ है, अरस्तु के अनुसार त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो वो है कथानक। कथानक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो माना गया है। इसीलिए कथानक का एक प्रश्न आया हुआ है। कथानक के अंतर्गत अरस्तु त्रासदी का सबसे प्रबल रागात्मक तत्व किसे मानते हैं? कथानक के अंतर्गत अरस्तु त्रासदी का सबसे प्रबल रागात्मक तत्व किसे मानते हैं? कार्य व्यापार की अनुमिति को, समुचित क्रम योजना को, सहजता और कौतूहलता को, और स्थिति विपर्य और अभिज्ञान को। तो देखिए इसका उत्तर आएगा स्थिति विपर्य अथवा अभिज्ञान को मानते हैं। स्थिति विपर्य क्या होती है? स्थिति विपर्य होती है जिसमें 2 वस्तुओं या स्थितियों का आपस में बदल जाना होता है या उल्ट पुल्ट हो जाना होता है। 2 वस्तुओं का आपस में बदल जाना या उल्ट पुल्ट हो जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, स्थिति विपर्य या अभिज्ञान। अभिज्ञान होता है प्रतीत, पहचान या ज्ञान या स्मृति। तो स्थिति विपर्य अथवा अभिज्ञान को जो है वो इन्होंने कथानक के अंतर्गत त्रासदी का सबसे प्रबल रागात्मक तत्व माना है। कथानक के अंतर्गत महत्वपूर्ण तत्व है स्थिति विपर्य। ये देखिए अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ कौन सा है? काव्यालोचन ग्रंथ कौन सा है? तो वो है पेरिपोइतिकेश। पेरिपोइतिकेश जो है वो इनका ग्रंथ है। पेरिपोइतिकेश जो है वो अरस्तु का एक काव्यालोचन ग्रंथ है, जिसको पोएटिक्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये अनुकरण से संबंधित प्रश्न शुरू हो गए हैं कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है, तो अनुकरण का आशय है पुनः सृजन। अरस्तु का जो अनुकरण है उसका तात्पर्य है पुनः सृजन। पुनः सृजन यानी प्लेटो जो है वो प्लेटो कहते हैं कि जो अनुकरण है, जो काव्य है वो नकल की नकल है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं,
वो पुनः सर्जन है। वो नकल तो है लेकिन उसका पुनः सर्जन होता है, उसका पुनः प्रस्तुतिकरण होता है, उसका पुनः उत्पादन होता है। तो पुनः सर्जन जो है वो अनुकरण का तात्पर्य है, आशय है। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? देखिए, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया है। काव्य को प्रकृति की अनुकृति यानी प्रकृति की नकल किसने माना है? अरस्तु ने। कुछ लोग सोचते हैं प्लेटो आएगा, प्लेटो नहीं, प्लेटो तो नकल की नकल मानते हैं, प्रकृति की नकल जो है वो अरस्तु मानते हैं। प्लेटो क्या मानते हैं? प्लेटो मानते हैं काव्य को नकल की भी नकल मानते हैं। तो इसलिए काव्य को प्रकृति की अनुकृति अरस्तु मानते हैं। और ये प्रश्न घुमाकर भी आया हुआ है। देखो, इसमें प्रश्न आया हुआ है, अरस्तु ने काव्य को किसकी अनुकृति माना है? प्रकृति की अनुकृति माना है। यानी काव्य को प्रकृति की अनुकृति अरस्तु ने माना है। अरस्तु ने काव्य को किसकी अनुकृति माना है? प्रकृति की अनुकृति माना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और सीखने की है कि उन्होंने काव्य को प्रकृति की अनुकृति माना है, साथ ही जीवन की अनुकृति भी माना है। जीवन की अनुकृति भी माना है, लेकिन प्रश्न जो है वो इसी का आया हुआ है, प्रकृति की अनुकृति। ये प्रश्न भी 2 बार आया हुआ है। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार को ही कवि भी अनुकरता है की ही तरह। चित्रकार अथवा अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकरता है, कथन किसका है? अरस्तु का है। यानी चित्रकार या अन्य कलाकार की तरह एक कवि भी अनुकर्ता होता है, यानी नकल करने वाला होता है, तो वो है अरस्तु का कथन। ये देखिए, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है उसमें उपेक्षा किसकी मिलती है? कवि की अंतस चेतना की। कवि की जो अंतस चेतना होती है उसकी यहाँ पर उपेक्षा मिलती है। किसमें? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में। ये कुछ अवधारणात्मक प्रश्न हैं। अनुकरण सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथन है, यानी सही कथन कौन सा है? उपयुक्त कथन कौन सा है? तो उपयुक्त कथन है, देखिए, कला प्रकृति का अनुकरण नहीं है, ये तो गलत है। अनुकरण तो है ही। अनुकरण एक कृत्रिम प्रक्रिया है, ये भी गलत है। अनुकरण के संबंध में अरस्तु और प्लेटो के मत समान है, ये भी गलत है, भिन्न है। और ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि अरस्तु और प्लेटो के मत भिन्न हैं, ये याद रखना है। अलग अलग हैं, अरस्तु के अलग हैं, प्लेटो के अलग हैं, तभी तो अलग सिद्धांत बने। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत अलग है और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत अलग है। यदि विचार एक होते तो फिर अलग अलग सिद्धांत नहीं बनते। तो ये कथन भी गलत हो गया। अरस्तु और प्लेटो का मत समान है, गलत बात है। पुनः प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है, ये सही है। यानी अरस्तु तक का जो अनुकरण है वो पुनः प्रस्तुतिकरण है, वो पुनः सर्जन है, वो पुनर्उत्पादन है। तो ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है, एक कथन गलत है, कौन सा सही नहीं है? अनुकरण की दृष्टि से अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न है, ये सही है। यानी अरस्तु और प्लेटो का विचार अलग अलग है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया है, ये भी सही है। यानी अनुकरण को नया अर्थ प्रदान किया है। पुराना कौन सा था? प्लेटो का। और नया अर्थ प्रदान करके उन्होंने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया है। अरस्तु कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं, ये तो प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। चौथा कथन है, अरस्तु शुद्ध प्रतिकृति मानते हैं, भावनामय और कल्पनामय अनुकरण को नहीं। तो ये प्रश्न कथन जो है वो गलत हो गया। अरस्तु जो है वो उसका जो अनुकरण है वो भावनामय और कल्पनामय होता है। अनुकरण जो है वो भावनामय और कल्पनामय होता है। इसमें लिखा हुआ है भावनामय और कल्पनामय अनुकरण को नहीं। तो ये कथन जो है वो गलत हो गया। अगला प्रश्न है, इनमें अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अरस्तु के
अनुकरण सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अनुकरण का अभिप्राय भावपरक अनुकरण से है, न कि यथार्थ वस्तुपरक प्रत्यनुकरण से। कथन सही है ये, क्योंकि अनुकरण का अभिप्राय किससे? भावपरक अनुकरण से है। ये हमने अभी पढ़ा है, भावना में और कल्पना में। तो भावपरक अनुकरण से है, न कि यथार्थ वस्तु प्रत्यनुकरण से। अनुकरण में आदर्श तत्व का समावेशन भी होता है और वह सुंदर और आनंदमयी होगा। व्यष्टि से संबद्ध होते हुए भी वह समष्टिगत सत्य का प्रतिपादन करेगा। अरस्तु का जो अनुकरण है वो व्यष्टि यानी एक व्यक्ति से संबंधित होकर भी वो समष्टि यानी पूरे समाज के सत्य का प्रतिपादन जो है वो करेगा। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में अंतर नहीं है, ये कथन गलत हो गया। देखो ये प्रश्न बार बार आया हुआ है और उसका उत्तर यही कथन आया है कि कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है। प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है, अंतर है दोनों में। तो ये कथन साफ गलत हो गया। अगला प्रश्न है, इनमें अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखिए, अनुकरण भी एक सर्जन क्रिया है, ये तो सही है। इसमें बताया है क्या है? अनुकरण क्या है? पुनः सर्जन है, तो सर्जन क्रिया तो है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। ये लाइन पहले भी आई हुई है प्रश्न में। अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है, ये भी सही है। भावनापूर्ण और कल्पना में अनुकरण से है। अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है, ये पंक्ति भी पूछी गई है। देखो ये इसका उत्तर आ जाएगा। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है। ये बार बार ये प्रश्न जो है वो आया हुआ है, जिसमें उत्तर यही पंक्ति आई हुई है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ये सही नहीं है, अंतर नहीं है। अंतर है दोनों में, प्लेटो और अरस्तु के विचारों में अंतर है। अगला प्रश्न है, अरस्तु की अनुकरण संबंधी मान्यताओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कलाकृति मानव जीवन का आदर्शीकृत प्रतिरूपण है, ये बिल्कुल सही है। यह पुनः उत्पादन वस्तु के मौलिक रूप का नहीं, इसके प्रतीयमान रूप का होता है, यह भी सही है। कलाकृति मूल वस्तु का पुनः उत्पादन है, ये भी सही है। कलाकृति के में जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष का ही अनुकरण होता है, ये गलत है। यानी जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष का ही अनुकरण होता है, ये गलत है। अनुकरण जो है वो 3 रूपों का होता है, जो अभी आगे जो है हम समझेंगे, इसको प्रश्न आएगा शायद इससे संबंधित। देखिए ये प्रश्न है, अरस्तु के अनुकरण के संदर्भ में असंगत है। काव्य भी अन्य कलाओं की भांति अनुकरण धर्मी कला है, ये तो सही है, क्योंकि अनुकरण तो बताया ही है। भाई काव्य को क्या बताया? अनुकरण बताया है। तो काव्य भी अन्य कलाओं की भांति अनुकरण धर्मी कला है। कवि अनुकर्ता होता है, ये भी इसने कहा है। चित्रकार और अन्य कलाकारों की तरह ही जो है वो कवि भी अनुकर्ता है, ये इसने बताया। एक कथन आया हुआ है परीक्षा में। कवि उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अनुकार्य केवल वे वस्तुएं हैं जैसी वे थी या है, ये गलत है। यानी अनुकार्य केवल वे वस्तुएं नहीं है, बल्कि अनुकार्य 3 तरह का होता है। आदर्श रूप का भी होता है, संभाव्य रूप का भी होता है और प्रतीयमान रूप का भी होता है। वे जैसी थी या हैं का मतलब होता है प्रतीयमान। तो इसमें लिखा हुआ है अनुकार्य केवल वे वस्तुएं हैं, केवल वे वस्तुएं नहीं है जो जैसी हैं, बल्कि जैसी हैं, जैसी हो सकती हैं और जैसी होनी चाहिए, उन तीनों का ही अनुकार्य होता है, केवल जैसी हैं का नहीं होता है। तो ये कथन जो है वो गलत हो गया। ये देखिए यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के अनुसार कवि केवल यथार्थ की हूबहू नकल नहीं करता, बल्कि प्रकृति की सर्जन प्रक्रिया का अनुकरण करता है। यानी अरस्तु के अनुसार कवि जो है केवल हूबहू नकल नहीं करता है, बल्कि प्रकृति की सर्जन प्रक्रिया का अनुकरण करता है, जिसे पुनः सर्जन, पुनः प्रस्तुतिकरण या पुनरुत्पादन कहा है। कवि मुख्य रूप से 3 रूपों का अनुकरण करता है, प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्श रूप। प्रतीयमान का मतलब होता है जैसा वह है या था,
या थी। जैसा वह है प्रतीयमान है। संभाव्य जैसा हो सकता है वो संभाव्य रूप है। और आदर्श रूप होता है जैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वो आदर्श रूप है। तो इन 3 रूपों का अनुकरण जो है वो बताया है। यानी अरस्तु के अनुसार अनुकरण सिद्धांत में कवि केवल हूबहू नकल नहीं करता है बल्कि उसमें प्रकृति की सर्जन प्रक्रिया करता है। 3 रूपों में बताया है, प्रतीयमान रूप, संभाव्य रूप और आदर्श रूप का अनुकरण करता है। ये देखो लॉन्जाइन्स का उदात्त सिद्धांत है, उसके प्रश्न है। पहला प्रश्न है पेरिप्सूस ऑन दी सबलाइम। सबलाइम का मतलब होता है उदात्त। ग्रंथ के लेखक हैं वो है लॉन्जाइन्स, यानी इनके ग्रंथ का नाम है पेरिप्सूस। अगला प्रश्न है लॉन्जाइन्स के काव्य संबंधी सिद्धांत का नाम है उदात्त तत्व, औदात्य, उदात्तीकरण, उपर्युक्त सभी। यानी तीनों ही नाम हैं, उदात्त तत्व बोल दो, औदात्य बोल दो या फिर उदात्तीकरण बोल दो। अगला प्रश्न है जो आया हुआ है, देखो लॉन्जाइनस का उदात्त विषयक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किस शैली में लिखा गया है। ग्रंथ का नाम क्या है पेरिप्सूस। पेरिप्सूस का अंग्रेजी नाम है ऑन द सबलाइम। और वो किस शैली में लिखा गया है, पत्र शैली में, पत्र शैली में लिखा गया है। ये देखिए लॉन्जाइन्स के अनुसार निम्नलिखित में से उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है, तो महान विचार हैं, महान विचार हैं, महान धारणाएं हैं। ये देखिए लॉन्जाइन्स के अनुसार 5 स्रोत हैं उदात्त के। उदात्त का मतलब क्या है कि कविता के अंदर उच्चता कैसे लाई, कविता के अंदर श्रेष्ठता कैसे लाई जा सकती है, कविता के अंदर जो है वो अच्छे विचार या उसको महान कैसे बनाया जा सकता है, ये उन्होंने इसमें बताया है। तो उन्होंने इसके लिए 5 स्रोत जो है वो बताए हैं। और ये बताया है कि भाई 5 स्रोत होते हैं जिसकी वजह से जो है वो कविता में जो है वो उच्चता लाई जा सकती है। तो ये 5 स्रोत उन्होंने कौन कौन से बताए हैं, ये बताएं महान विचार, भाव प्रबलता, महान विचार, भाव प्रबलता, अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा और गरिमा में रचना विधान। ये 5 स्रोत हैं जिनकी वजह से कविता या काव्य के अंदर जो है वो उदात्तता लाई जा सकती है। लॉन्जाइन्स ये कहता है कि जिस समय वो था उस समय जो कला है, जो काव्य है, उसके अंदर नवीनता का प्रयोग और चमत्कार का प्रयोग ज़्यादा होने लग गया था, दिखावे का प्रयोग ज़्यादा होने लग गया था। तब वो इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं अपने ग्रंथ पेरिप्सूस में। तब वो कहते हैं कि 5 स्रोत ऐसे हैं जो कविता को महान बना सकते हैं। महान विचार यानी अच्छे विचार, अच्छे भाव, भाव प्रबलता और अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा और गरिमा में रचना विधान। अब ये साथ ही ये कहते हैं कि 3 पक्षों का जिक्र किया इन्होंने, आंतरिक पक्ष, बहिरंग पक्ष और अवरोधक तत्व या बाधक तत्व। ये कहते हैं कि ये जो 2 हैं विचार और भाव, ये तो हैं आंतरिक पक्ष और ये सहजात होते हैं, यानी कवि के अंदर सहजात होते हैं, महान विचार और भाव प्रबलता। बहिरंग पक्ष में 3 हैं, अलंकार, भाषा और रचना विधान, ये बहिरंग पक्ष में आते हैं। और एक इन्होंने पक्ष बताया है, वो बताया अवरोधक दोष या बाधक तत्व, शब्दाडंबर, भावाडंबर और बालेता। बालेता होता बालहट या बचकानापन। ये क्या बताए हैं, बाधक तत्व बताए हैं कि कविता को उच्च बनाने में ये बाधा उत्पन्न करते हैं ये 3 तत्व। इनसे संबंधित बार बार प्रश्न आएगा। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, सबसे महत्वपूर्ण किसे बताया है, महान विचार को। आंतरिक पक्ष में कौन से हैं, महान विचार और भाव प्रबलता। बहिरंग पक्ष में कौन से हैं, अलंकार, भाषा और रचना विधान। बाधक तत्व कौन सा नहीं है, ये 3 हैं, शब्दाडंबर, बालेता और भावाडंबर। अब देखिए लॉन्जाइनस के उदात्त के अवरोधक दोषों में किसे परिगणित नहीं किया गया है, तो बालेता को किया गया है, भावाडंबर को किया गया है और शब्दाडंबर को किया गया है। प्रबल भावावेग तो 5 स्रोतों में 1 है और 2 नंबर का है और आंतरिक पक्ष का है। अगला प्रश्न है लॉन्जाइनस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन समीचीन नहीं है। समीचीन यानी उचित नहीं है, संगत नहीं है। पहला कथन है वे साहित्य का संबंध तर्क से नहीं अपितु कल्पना से मानते हैं। ये याद रख लेना, वो कल्पना से संबंध रखते हैं साहित्य का।
तर्क से नहीं कल्पना से रखते हैं। वे कवि के अध्ययन और अभ्यास पर भी बल देते हैं और वे विचार तत्व और पद विन्यास को परस्पर संबद्ध मानते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत में उदात्त कला की प्रेरक भावनाओं और धारणाओं का विश्लेषण किया है। ये गलत है। ये कथन गलत क्यों है? क्योंकि उन्होंने उदात्त कला की प्रेरक भावनाओं और धारणाओं का विश्लेषण नहीं किया, बल्कि उन्होंने काव्य को उदात्त बनाने के लिए 5 स्रोतों का विश्लेषण किया है। यानी काव्य को उदात्त बनाने के लिए 5 स्रोतों का विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? देखिए, अरस्तु ने काव्य विषय को साध्य माना है, लेकिन लॉन्जाइनस इसे साधन मानते हैं। ये सही है। ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है। देखो, इसको याद रखना है। अरस्तु मानते हैं साध्य, किसको? काव्य विषय को, और लॉन्जाइनस मानते हैं साधन। वे उदात्त विचारों के लिए कल्पना को आवश्यक मानते हैं। ये इससे पहले पढ़ चुके हम। यानी कल्पना को आवश्यक मानते हैं, तर्क को नहीं। ये ध्यान में रखना, तर्क को नहीं, कल्पना को आवश्यक मानते हैं। वे उदात्त के स्वरूप विवेचन के 3 पक्ष मानते हैं। तो ये 3 पक्ष हमने पढ़े हैं। इसमें अंतरंग, बहिरंग और बाधक तत्व है। 3 पक्ष जो है हमने पढ़े हैं। उदात्त के स्वरूप विवेचन के 3 पक्ष हमने पढ़े हैं। कल्पना को उन्होंने भावयत्री प्रतिभा की देन माना है। ये कथन गलत है। कल्पना को उन्होंने भावयत्री प्रतिभा की देन माना है। ये कथन गलत है। ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी मान्यता अनुसार असंगत कथन है। विषय साधन नहीं साध्य है। अब देखो, ये तो गलत हो गया। ये हमने इससे ऊपर वाले में ही पढ़ा है कि उन्होंने, लॉन्जाइनस ने विषय को क्या माना है? साधन माना है। ये कहता है साधन नहीं साध्य है। तो कथन क्या हो गया? गलत हो गया। जबकि लॉन्जाइनस ने विषय को साधन माना है, साध्य नहीं। इसने उल्टा लिख दिया, साधन नहीं साध्य है। तो ये गलत हो गया। प्राचीन काव्यानुशीलन आवश्यक है। विशद बिंबों की योजना उपादेय है और विषय का विस्तार पूर्वक होना आवश्यक है। ये कथन साफ गलत हो गया है। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस ने उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। लॉन्जाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। तो उदात्त के स्रोत 5 बताए उन्होंने, जिसमें पहला महान विचार है, फिर भावों की प्रबलता है, और फिर अलंकार योजना है, फिर भाषा शब्दावली है उसकी, और फिर रचना विधान है। देखिए, रचना विधान भी है, समुचित अलंकार योजना भी है, भावावेश की तीव्रता भी है, और अत्यधिक शब्दाडंबर नहीं है। क्योंकि ये क्या है? ये बाधक तत्व है। ये बाधक तत्व है। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? बाधक तत्व जो है उन्हीं को शैलीगत दोष माना गया है। जो अवरोधक दोष हैं, शैलीगत दोष हैं। बालेयता तो है ही, बालेयता यानी बचकानापन। भावाडंबर, भावों का दिखावा। वागाडंबर, शब्दों का अधिक प्रयोग या अधिक वो। विपर्य, विपर्य नहीं है। 3 ही है, भावाडंबर, शब्दाडंबर या वागाडंबर, और बालेयता 3 है। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? देखो, महान धारणाओं की क्षमता और भावावेश की तीव्रता उदात्त तत्व के अंतरंग पक्ष माने गए हैं। बिल्कुल माने गए हैं। महान धारणाओं की क्षमता का मतलब है महान विचार, और भावावेश की तीव्रता अंतरंग पक्ष है। अंतरंग पक्ष में लॉन्जाइनस ने जन्मजात माना है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। जो अंतरंग पक्ष है उसमें 2 पक्ष, 2 स्रोत हैं। दोनों को क्या माना है? जन्मजात माना है। उत्कृष्ट भाषा उदात्त तत्व का बहिरंग है। अलंकार योजना को उदात्त तत्व का विरोधी माना गया है। ये गलत है। विरोधी तत्व तो 3 हैं, बालेयता, वागाडंबर और भावाडंबर 3 हैं। अलंकार योजना तो बहिरंग पक्ष में आती है। तो ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, औदात्य सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लॉन्जाइनस के ग्रंथ का नाम पेरिप्सुस है। ये सही है। भावावेश की तीव्रता औदात्य का अंतरंग पक्ष है। ये भी सही है। गरिमा में रचना विधान औदात्य का बहिरंग है। ये भी सही है। बहिरंग में कितने आते हैं? 3 स्रोत आते हैं। अलंकार योजना का आता है, और भाषा का आता है, और रचना विधान का आता है। तो
गरिमा में रचना विधान औदात्य का बहिरंग है। अंतरंग में दो आते हैं, महान विचार और भावावेश की तीव्रता या प्रबलता। बालेयता औदात्य का आवश्यक तत्व है, नहीं है, आवश्यक तत्व नहीं है, बाधक तत्व है। औदात्य का बाधक तत्व है, आवश्यक तत्व नहीं है। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। ये देखिए अंतिम प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व विषयक विवेचन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व के तीन पक्ष हैं, अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व। अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व। महान विचारों की उद्भावना अंतरंग तत्व के अंतर्गत आती है। अंतरंग तत्व में कितने आते हैं स्रोत? दो स्रोत आते हैं, महान विचार और भावावेश की प्रबलता, तीव्रता, दो आते हैं। समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग तत्व है। बहिरंग तत्व में कितने स्रोत आते हैं? तीन स्रोत आते हैं, समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा और गरिमा में रचना विधान, तीन आते हैं, जिसमें दो लिख रखे इसने। ये कथन गलत हो जाएगा। लॉन्जाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमामयी भाषा प्रयोग के पक्षधर हैं। हर स्थिति में गलत हो जाएगा, हर स्थिति में संभव ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, भारतीय काव्य शास्त्र को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।